नमस्कार। माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारा ये एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी हैश 2 ये जो वीडियो बहुत दिनों से बना था और अभी आपके सामने आ नहीं पा रहा था, आज हम इसको आपके सामने दे रहे हैं। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में माइनिंग एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी हैश 1 में देखा कि हम लोग कितना पढ़ते हैं और कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो हम लोग करीब 100% पढ़ते हैं और 40% से 50-60% तक हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं या बता पाते हैं या एग्जामिनेशन के सामने रख पाते हैं। तो हमारा तो 60% से 50% ऐसे ही लॉस हो जाता है। तो उसको हम लोग कैसे रिकवर करें, उसके लिए हम क्या अलग से कुछ जो है बोनस पॉइंट लेने की कोशिश करें, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करें अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने पोस्चर से, अपने बिहेवियर से और अपने कपड़ों से। ये सब हमने बातें पिछली बार किए थे और अब हम इस बार इसमें बात करेंगे कि एग्जामिनेशन की मेंटलिटी क्या होती है, एग्जामिनर की जो सोच क्या होती है और वो क्या चाहता है आपसे। और सबसे अहम और बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक पॉइंट आएगा, बर्थ ऑफ क्वेश्चन का जन्म कहाँ से होता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग या कहीं से आ जाता है जिसका उत्तर हमें पता ही नहीं होता है। और आप इस बात को मानिए, वो प्रश्न का जन्म हम खुद ही देते हैं हमारी हरकतों से, या किसी दूसरे की हरकतों से वो प्रश्न हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। तो वो कैसे होता है और वो कैसे उसको हम लोग अवॉइड करें, इस बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और तो बिना समय नष्ट किए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आइए। पिछले वीडियो में हमने देखा था बॉडी लैंग्वेज, हमारे कपड़े, हमारे नाखून, हमारे हेयर कट और हमारे दांतों की सफाई और बदबू, बॉडी ऑर्डर या मुंह से निकलने वाली बदबू, इस बारे में हम लोगों ने बात किए थे। और उसको अवॉइड करते हुए हमको ये कोशिश करना चाहिए कि उन सब बातों पर ध्यान दें और हमारी जो फ्रेशनेस है और हमारा टायर्डनेस है वो चेहरे पे नज़र नहीं आना चाहिए। हमारी शेव और हमारे कपड़े और हमारे एक्सेसरीज, ये सब सोबर होना चाहिए। अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो जैसे ही आप उस कमरे में जाते हैं, आपको बोला जाता है कि आपका नंबर आ गया, आप जाइए। तो जाते से ही आप उसको विश करें। अगर जो भी विश करने का जो मैंने सही जो होगा, मैंने शब्द उसके साथ विश करें और उसको, अगर वो आपको सेकंड करने के लिए हाथ आगे खुद बढ़ाता है तो आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं। अदरवाइज हाथ जोड़कर या नमस्कार करके या गुड मॉर्निंग करके, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा करें और खड़े रहें। अब वो अगर आपको बैठने को बोलता है तो बैठ जाएं। वो बैठें, सीधा स्ट्रेट बैठें और उसके सामने बहुत रेस्टलेस या बहुत बेचैन या बहुत उत्साह में नज़र नहीं आना चाहिए। आप शांत और कूल नज़र आएं और रिलैक्स नज़र आएं, उसके सामने बैठें और उससे आई कांटेक्ट में रहें। ऐसा नहीं कि आप कमरे के कहीं कोई पेंटिंग लगी है या कोई चित्र लगा है या कोई उसको ही देख रहे हैं या कोई लाइट लगा है या कोई अच्छी चीज लगी है उसी को देख रहे हैं। अपना ध्यान सिर्फ उसी पे ही केंद्रित करें।
आई कांटेक्ट माने उसको घूरना नहीं है, आपको सिर्फ सिंपली बड़ी अच्छी ढंग से उसको देखना है। आगे ये है कि बार बार अपने नाक, कान, चेहरा को बार बार नहीं खुजाना है। ये क्या होता है, ये एक वो हो जाती है, एक जो हमारी जो आत्मविश्वास की कमी के कारण ऐसा हमारे से होता है। हम अपनी जो आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है ये जो हमारा बार बार कान खुजाना, नाक खुजाना और इधर देखना उधर देखना, ये सब बातें नहीं उसके सामने करिएगा। आपके उस कमरे में जाने के पहले अपना गला और आवाज पूरा मैंने बार बार वहां जाकर ऐसा नहीं करना है आपको। आपका गला और मुंह पूरा क्लियर रहना चाहिए। अगर आप तम्बाकू गुटखा खाते हैं तो उसे बाहर थूक कर आए, कुल्ला करके आए, ताकि उसके पास तक बदबू ना जाए। और ये तो जो पान मान के जो टुकड़े हैं और ये आपके बोलने में आपके लिए परेशानी ना खड़ी करे। और आपकी आवाज क्लियर होनी चाहिए, क्लियर वॉइस होना चाहिए। आपकी जो आप शब्द बोलते हैं वो पूरे क्लियर निकलना चाहिए। एक एक शब्द की एक उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसका मतलब निकलना चाहिए, वो सही अर्थों में उस तक पहुंचना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए। उसके सामने आप कमजोर नजर मत आइए, परंतु सीरियस नजर आइए। और बेवजह बार बार मुस्कुराने की कोशिश भी मत करिए। जब जरूरत हो तब हल्का सा मुस्कान करिए, और नहीं जरूरत है तो आप। अब हम बात करेंगे मेंटलिटी ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर की मेंटलिटी क्या होती है? देखिए, एग्जामिनर की मेंटलिटी होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। बहुत रेयर केसेस में नेगेटिव हो सकती है, बहुत उसको नगण्य है, माने वो अनकाउंटेबल होती है। वो हमेशा पॉजिटिव होता है। वो आपके अंदर पूरी बारीकी नजर से आपके अंदर में नीचे लिखी हुई, जो मैं आपको अगली बार बताऊंगा, जो क्वालिटीज आपके अंदर, वो तलाशता रहता है। क्योंकि उसे एक अच्छा सुपरवाइजर सिलेक्ट करना है, और उस अच्छे सुपरवाइजर या अच्छे अधिकारी या अच्छा व्यक्ति वो तलाश कर रहा है, उसके लिए वो जो क्वालिटी चाहता है वो आपके अंदर में है या नहीं। तो वो उस 5-10 मिनट का जो टाइम आपके पास रहता है, या जितने भी टाइम आपको वो इंटरव्यू के लिए दे, उस बीच में वो पूरा आपको देख लेता है कि इस आदमी के अंदर में ये क्वालिटी है कि नहीं। वो कौन कौन सी क्वालिटी है वो जो आपके अंदर तलाशता है। सबसे पहली बात तो ये है कि कॉम्पिटेंसी तलाशता है वो। आप कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं, जिस पोस्ट के लिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है, या उस पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है, उस पोस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके अंदर में वो योग्यता है कि नहीं। अगला पॉइंट, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। आप जब कोई अधिकारी बनेंगे तो आपको आपके पास बहुत बड़े बड़े काम रहेंगे, या बहुत जिम्मेदारी वाले काम रहेंगे। तो उस कार्य को आप संभालने के लिए उतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं, आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी को वियर करने की या होल्ड करने की आपके भीतर शक्ति है कि नहीं, यह भी वो आपके अंदर तलाश करते हैं। इसलिए कई बार एक सामने टीम बैठती है 2-3 लोगों की, या कई बार सिंगल बैठते हैं, ये उनका अलग उनका वो ये मैटर है ये, मगर वो लोग सब मिलके ये आपके अंदर तलाशते हैं। अगला पॉइंट, रिलेबिलिटी।
रिलायबिलिटी, आपके अंदर आप कितने रिलायबल हैं, कितने भरोसेमंद हैं, ये आपके अंदर भी वो लोग तलाशते हैं कि आपको कितना जिम्मेदारी का काम दिया जा सकता है और किस हद तक आप भरोसेमंद हो सकते हैं अपने उच्चाधिकारियों के लिए। यह भी उसमें वो तलाशते हैं। अगला पॉइंट, इम्पार्शियल, आप कितने निष्पक्ष हैं। कई बार बहुत सारी बातें आ जाती है निष्पक्षता, इसमें क्षेत्रवाद, भाषावाद, धार्मिक या और भी कोई बात को लेकर आप निष्पक्ष हैं कि नहीं, या किसी एक विशेष वर्ग का आप पक्षपात तो नहीं करते हैं। ये आपके अंदर में ये भी वो चीज तलाश करता है। कई व्यक्तियों में ये गुण होते हैं कि वो पक्षपाती हो जाते हैं, बट वो आपके अंदर ये तलाशता है कि आप निष्पक्ष हैं कि नहीं, क्योंकि आपको एक टीम लेकर काम करना है। कोई भी आप अधिकारी बनेंगे या कोई जिम्मेदार बनेंगे तो आपके पास एक अपने पास आपके जो स्टाफ है या आपके साथ के जो वर्करों की जो फौज रहेगी, तो उसको आपको लीड करना और उसमें आप इम्पार्शियल नजर आना चाहिए। तभी आप के अंदर में आप पर जो आपके अंदर में काम करने वाले लोगों का फेथ रहेगा, भरोसा रहेगा। अगला पॉइंट ये है कि इनोवेटिव, आप इनोवेटिव है कि नहीं। इनोवेटिव से मेरा मतलब ये है कि उपलब्ध संसाधन जो हमारे आसपास हैं उनको हम अपने हित के लिए कैसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फुंगसुक वांगड़ू वाली जो बात है, ये आपके अंदर में होना चाहिए। ये आपके अंदर में ये जो कला है या जो सोच है, ये इनोवेटिव होने की, ये आपके अंदर में होना चाहिए। यानी मेरी बात समझ गए होंगे आपकी, कोई भी उपलब्ध साधन के हिसाब से आपको का उपयोग करते हुए अपना काम निकाल लेना। कि मान लीजिए कोई मशीन बंद हो गई या कुछ बंद हो गया, तो अपने ढंग से उसको छोटे मोटे अगर अपने लेवल पे उसको ठीक करने का कोशिश करें और उसको चालू करके अपना उत्पादन चालू करें या अपना कार्य चालू करें, ना ही किसी उसके लिए बैठे रहें या आने तक। हाँ, अगर आपके बस का नहीं है तो उसको आप छोड़ना भी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कुछ करके उसको डैमेज कर दें। तो ये हुई इनोवेटिव की बात। हम लोग इनोवेटिव पे कभी और अलग से बात कर सकते हैं कि इनोवेटिव क्या होता है। पेशेंस, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पेशेंस क्या होता है। धैर्य ये होता है कि आप शांत, आपके अंदर में धीरज होना चाहिए। कोई समस्या आने को पर उसका धीरज आपके अंदर में बना होना चाहिए और अपनी टीम के अंदर में धीरज बढ़ाते रहना चाहिए। कि माइनिंग इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी जो जहां पर लीडरशिप की बात होती है, वहां पर लीडर के अंदर में धैर्य होना बहुत जरूरी है। और धैर्य होने से ही, क्योंकि अंदर में आपके जो साथ में जो काम करने वाले लोग हैं वो बेचैन हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से, उनको धीरज बंधाना आपको आना चाहिए। तो ये पेशेंस जो नाम की जो चीज है आपके अंदर में होना चाहिए। अब आती है अगली बात, लॉजिकल माने आपकी जो सोच है वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। यानी पूर्वाग्रह से मतलब जैसे किसी बात को लेकर आपके अंदर में जो क्लियर सोच होना चाहिए, किसी भी बात को लेकर ट्रांसपेरेंट, या कोई भी समस्या को सोचने के लिए आपके पास लॉजिकल जो आपकी सोच है या आइडियोलॉजी है या आपका जो मत है वो होना चाहिए। ये लॉजिकल आपकी सोच होना चाहिए। अगला पॉइंट ये है, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। आप मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। अब माने आपके अंदर इतनी एनर्जी होना चाहिए कि आप जो पूरा आपका जो कार्य का समय है या कार्य के जो घंटे हैं वो पूरे समय आप फिट रहें या
आलस्य से दूर रहें और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एकदम फिट रहें। स्पॉन्टेनियस, अगला पॉइंट। स्पॉन्टेनियस से मतलब यह है कि अपने आप काम शुरू करने वाला, निर्णय लेने वाला अपनी क्षमता से, या किसी के उसका घंटी बजने का इंतजार ना करें। आप स्वयं जिम्मेदार हैं तो अपने लेवल पे जो आपकी लिमिट है, जो आपका अधिकार है, उसके आधार पर आप अपना कार्य शुरू कर सकें। मेरे ख्याल से अलर्ट, ये स्पॉन्टेनियस आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट, अलर्ट एंड अपडेटेड। सतर्क रहने वाला आदमी और अपडेट रहने वाला आदमी। अपडेट से मेरा मतलब यह है कि सारी जानकारी अपने आसपास की, आपके काम से संबंधित ये जानकारियां आपके पास होनी चाहिए कि पिछले उसमें क्या हुआ था या अभी क्या साथ आसपास में क्या हो रहा है। उससे आप अलर्ट और अपडेटेड रहेंगे। तो ये आपके अंदर में ये जो कुछ बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, और हम लोग जो मेन बातें हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये तो अलर्ट और अपडेट वाली जो बात है ये बहुत जरूरी है। तो आपको ये सब वो क्वालिटी वो आपके अंदर तलाशता है, और मिलने पर उसे अच्छा लगता है, वो आपको सिलेक्ट कर लेता है। अब एक अलग टाइप का पॉइंट आता है, मूड ऑफ एग्जामिनर डिपेंड्स। एग्जामिनर का मूड किस चीज पे डिपेंड करता है, ये आपके हाथ में नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर पाए या उसको बदल पाए। ये डिपेंड्स करता है एटमॉस्फेयर ऑफ द रूम। जो रूम जिसमें वो एग्जामिनर को बैठाया गया है और वहां पे उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर जो फर्नीचर है और जो वहां पे पंखा या एसी या कूलर जो भी उसको उपलब्ध कराया गया है, मौसम के अनुकूल, वो उसको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि एग्जामिनर का मूड अगर चिड़चिड़ा हो गया या माने उसको सुविधाएं पसंद नहीं आई, तो वो उससे क्या होने वाला है आप जानते हैं, नुकसान आपका ही होगा। तो ये एटमॉस्फेयर ऑफ द रूम। अगला पॉइंट ये है, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू हिम बाय ऑर्गेनाइजर और बाय एनीबडी जो उसको बुलाया हो एग्जामिनर को एग्जामिनेशन लेने के लिए, उन्होंने उसको क्या सुविधा दी। अगर वो रात को आके ठहरा होगा तो उसका होटल का कमरा कैसा था, या वहाँ एसी था कि नहीं था, या उसको कुछ खाना पीना या जो भी उसको जो भी बातें थी वो उसको अच्छे से उपलब्ध हुई कि नहीं। कई बार क्या होता है, कुछ कमी हो जाने से एग्जामिनर चिड़चिड़ा हो जाता है। अगला पॉइंट ये है, हिज मेंटल स्टेटस। एग्जामिनर का जो मेंटल स्टेटस है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, या उसकी चिड़चिड़ाहट या उसका गुस्सा, उसको कोई बीमारी हो या कोई तकलीफ हो या कोई उसका मैंने उसके कारण उसको तकलीफ हो रही हो, तो वो फिर उसमें भी चिड़चिड़ा हो सकता है। या उसकी कोई बीमारी के कारण जो उसकी फिजिकल फिटनेस है उसमें कोई कमी आ रही होगी, उसे इससे भी उसका मूड खराब हो सकता है, या कोई नई तकलीफ हो गई हो, या उसको हेडेक हो रहा हो, या जो भी हो उसको तकलीफ, कई प्रकार की तकलीफ होती हैं, इसके कारण भी उसका मूड बिगड़ सकता है। या पिछले जो स्टूडेंट आपके आने के पहले
जो वहां पर आया था एग्जाम देने के लिए, उसका व्यवहार या उसके एटीट्यूड से या उसके बातों से भी कई बार एग्जामिनर चिढ़ जाता है। तो हम अगले जो स्लाइड है उसमें बात करेंगे, डोंट एंग्री द एग्जामिनर, उसमें हम बताएंगे। या कोई और बात हो सकती है, घरेलू बात हो सकती है एग्जामिनर की, पारिवारिक समस्या हो सकती है, या मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, एडवर्स वेदर हो, तो उससे भी इसको समस्या हो सकती है। जैसे कोई गर्म क्षेत्र में रहने वाला आदमी है, साउथ का या कहीं का, वो उसको कहीं जम्मू कश्मीर में या कहीं लद्दाख वगैरह में उसके लिए बुला लिया है, और बहुत ज़्यादा वो ठंड बर्दाश्त करने की या बहुत उसको आदत नहीं है, या जैसे लद्दाख का आदमी है कोई महाराष्ट्र में या आंध्रा में या कहीं चेन्नई में या जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसी जगह उनको दे दिया जाए तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, वो अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है कई बार। तो ये बातें हैं जो एग्जामिनर के मूड पे को बदलने का कारण बन सकती हैं। अब हम देखेंगे डोंट एंग्री द एग्जामिनर, या कोई ऐसी ब्लंडर मिस्टेक्स जो हम कर जाते हैं। ये ब्लंडर मिस्टेक्स जो होती हैं, ये भारी गलती या बहुत बड़ी भूल होती है जो नहीं करनी चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। ये एग्जामिनर को आपको फेल करने के लिए मजबूर कर देती है। अभी पिछली बार हमने बात की कि पिछली स्लाइड में कि एग्जामिनर को उसके जो डेजिग्नेशन है या जो उसका पोस्ट है उसके हिसाब से अगर फैसिलिटी और जो ऑर्गेनाइजर को ने उसको नहीं दी तो उसको उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो गुस्सा हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी गलतियों से भी एग्जामिनर एंग्री गुस्सा हो जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसका गुस्सा उसको ना आए, या हमारी हरकतों से या हमारी बातों से उसको कभी हर्ट ना हो। तो हम लोग बात करते हैं डोंट रिएक्ट एट वंस, यानी एकदम से जैसे ही उसने कोई क्वेश्चन पूछा और आप एकदम उत्साह से कूद के एकदम बोलना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा क्वेश्चन को सुनिए और अच्छे से समझिए, एक बार में समझने की कोशिश करिए। अगर कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर कोई दूसरी भाषा वाला आ जाता है। जनरली माइनिंग में क्या होता है कि दूसरी भाषा के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और जो वो हिंदी से इतने अच्छे कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो वो उनके प्रोनाउंसिएशन में या उनके बोलने के तरीके में जो कम्युनिकेशन है सामने वाले के साथ उतना अच्छा नहीं हो पाता है कभी। तो उस कंडीशन में आपको रिस्पेक्टफुली उसको बोलना चाहिए, सर आई बेग योर पार्डन, सॉरी, या सर मैं समझ नहीं पाया। ऐसा आप बोल के उस क्वेश्चन को आप दोबारा उनको बोलने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर और एग्जामिनी के बीच में जो कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन की, वो कई बार एक नहीं हो पाती है। और मोस्टली जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो अंग्रेजी में कंफर्टेबल होते हैं, और जो हमारे एग्जाम हैं या जो हमारे जो एग्जाम देने वाले साथी हैं वो बहुत अच्छे इंग्लिश में फैमिलियर नहीं रहते हैं, या वो हिंदी को ही पसंद करते हैं। तो इस बार भी इस मामले में भी कई बार हो जाता है, या प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं, जो साउथ इंडियंस या बंगाल के जो रहने वाले हैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी थोड़ा सा अलग टाइप से होता है, और
वो सामने वाले के समझ में थोड़ा सा कम आता है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि सर मैं समझ नहीं पाया, प्लीज इसको आप दोबारा बोल दीजिए। थोड़ा देर सोचें पूरा क्वेश्चन को सुनने के बाद, भले ही आप उत्तर जानते हो, उसके बाद अपना रिप्लाई दें। अपने उत्तर को बहुत लिमिटेड शब्दों में बोलने का प्रयास करें। जितने में आपका उत्तर कंप्लीट हो जाए उतना ही आप बोलिए। अगर आप जानते हैं आंसर ईमानदारी से, उसका सही आंसर जानते हैं, तो ही आप बोलें। नहीं तो आप सीधे नहीं बोल सकते, सर आई डोंट नो, या मुझे सर मैं नहीं बता पाऊंगा। बट आप उस बात को बहुत चीट करने की कोशिश करें, या वो जो बात को ड्रैग करें, कि उसको खींचे लंबा चौड़ा उस बात को, और घुमा फिरा के उसको समझाने की कोशिश करें, ये ठीक नहीं होता है। ये इससे आपका नुकसान हो सकता है। ये बात को आप हमेशा याद रखिए कि उसका समय बहुत कीमती है, और उसको बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लेना है, और आपसे ज्यादा वो नॉलेजफुल है। तो उसको आप घुमाने की या मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें। इससे एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है। ये बातें जो है, इसमें आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अच्छा खासा आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है आपकी छोटी सी गलती से, या लापरवाही से, या अति उत्साहपन से। अगला पॉइंट है बर्थ ऑफ क्वेश्चन। इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जन्म कहां से होता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि कुछ खतरनाक क्वेश्चन का जन्म कहां से हो जाता है, जो अचानक से एग्जामिनर के माइंड में आ जाता है। उसके पीछे क्या कारण होते हैं, हम लोग इस बारे में बात करेंगे। इसका पहला कारण यह है, इनकम्प्लीट आंसर या एक्सप्लेनेशन बाय प्रीवियस टू यू स्टूडेंट्स। आपसे पहले आने वाले कोई महान स्टूडेंट के द्वारा कोई ऐसा अधूरा उत्तर, या कोई उसका जो एक्सप्लेनेशन है या कोई जवाब है, उसके कारण एग्जामिनर संतुष्ट ना हो पाया हो, या वो जो चाहता होगा एग्जामिनर, वो चीज उसके अंदर से, उस उत्तर से ना मिल पाई हो, तो वो जो अधूरापन है, वो आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। आपके लिए ये कई बार एक परेशानी नई खड़ी हो जाती है, या आपके खुद के उत्तर से, या आपके प्रेजेंटेशन से, या आपके बड़बोलेपन से भी एक नया क्वेश्चन का जन्म हो जाता है। या कोई किसी कानून में, एक्ट, रूल्स या रेगुलेशंस में कोई नई प्रैक्टिस है, उसमें कोई अभी नया अमेंडमेंट हुआ हो, अभी नया, तो वो एग्जामिनर आपको एग्जामिनर आपको ये देखना चाहता है कि ये अपडेट है कि नहीं, तो वो नया क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। या एग्जामिनर का कोई फेवरेट चैप्टर है जिसमें वो मास्टर है, या किसी की पसंद का कोई सब्जेक्ट है, या कोई चैप्टर है, या पार्ट है उसका, तो उससे भी अब वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। अगर माइनिंग की बात है, तो आपकी माइन या आपके आसपास में कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नई वर्किंग टेक्निक है, या कोई तरीका है
जो आप अपनी बातों बातों में उसको बता देते हैं, तो उससे संबंधित भी वो बातें वो जानना चाहता है कि ये कितना जानते हैं, या आप जिस काम को अभी फिलहाल कर रहे हैं उससे संबंधित कोई नई टेक्नोलॉजी या नई प्रैक्टिस भी अगर जुड़ी हुई है तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। या अभी अभी कोई नया ताज़ा अगर माइनिंग का केस है या कोई बात है, या से जुड़े हुए कोई एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है, डिसास्टर है, या कोई हैजार्ड हुआ है, आपके वर्किंग बैकग्राउंड के साथ, तो भी वो आपसे पूछ सकता है। और ये जो है क्वेश्चन का जन्म इसी प्रकार से होता है, और हम लोग इसको, हमें क्या है कि इंस्टेंटेनियस हमारे अंदर में वो जो स्पॉन्टेनियस की हम जो बात कर रहे थे, तो वो हमारे अंदर में होनी चाहिए कि हम उसका उत्तर तुरंत ढूंढ के उसको बहुत लिमिटेड शब्दों में दे सकें। तो ये जिए हुई बर्थ ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का जन्म कहाँ से होता है? तो हम अपने व्यवहार से, या हम अपने बोलने के ढंग से, या हमारे शब्दों से, या ऐसी कोई नई बात पैदा ना कर दें, या जो नए क्वेश्चन को जन्म ना दे दें, इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही है, और हम लोग माइनिंग स्ट्रेटेजी 3 जो बनाएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे आइडियल आंसर के क्या क्या कंटेंट होंगे, एक आदर्श उत्तर को कैसे कंपोज करना है, उसमें कौन कौन सी उसकी लिमिटेशन क्या है, उसमें वर्ड्स कैसे रखने हैं, और उसकी लंबाई कितनी होगी, और हमारा प्रेजेंटेशन स्किल, हमें प्रेजेंटेशन अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करना है और कितने तरीके से करना है, ये भी हम अगले जो एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी 3 में देखेंगे। और मुझे लगता है कि वो बहुत आपके काम आएगा, क्योंकि माइनिंग स्ट्रेटेजी 1 के काफ़ी अच्छे रिव्यू आए हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। और पिछला वीडियो माइनिंग एग्जामिनेशन 12 हमारा जो था उसको भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत आप लोग का आभारी हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या इसमें कोई कमी हो तो इसमें कमेंट जरूर करें आप। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर आप कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, हम लोग फिर मिलेंगे।